दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं और आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जाति अवधारणा। आज स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम जानेंगे कि जाति क्या है, जाति और प्रजाति में क्या अंतर है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई है, साथ ही जातियों के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में टैक्सोनॉमी पढ़ा। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। भाई, जब हम किसी जीव को आइडेंटिफाई करते हैं, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उसकी जब पहचान करते हैं, तो एक उचित साइंटिफिक नेम देते हैं और जब साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद जीवों को वर्गीकी के कुछ निश्चित समूह के अंतर्गत रखा जाता है और ये निश्चित समूह टैक्सॉन कहलाते हैं। भाई, और एक निश्चित समूह में जीवों को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक हिरेची या वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। जब हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो वर्गीकी की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह छोटी इकाई जाति कहलाती है। वर्गीकी की सबसे छोटी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वह जाति या स्पीशीज कहलाती है। जाति शब्द सर्वप्रथम जॉन रे के द्वारा दिया गया है। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जाति शब्द सबसे पहले जॉन रे के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसको परिभाषित करने का श्रेय जो है वो मेयर को जाता है। मेयर का मानना था कि आपस में अंतर संकरण करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। आपस में अंतर संकरण करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। अर्थात ऐसी जीवों की ऐसी आबादी जिसके जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसे ही जीवों का जो समूह है वह जाति कहलाता है। जाति के संबंध में बहुत सारी अवधारणाएं दी गई है, जाति के संबंध में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है जातीय अवधारणा को समझाने में सहायक सिद्ध हुए हैं, उनको हम बात करते हैं। तो सबसे देखिए, स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर और सबसे पहली जो अवधारणा है वो है आकारिकी अवधारणा या मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को कैरोलस लीनियस और उनके समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। कैरोलस लीनियस और उनके समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को दिया गया है और इस कॉन्सेप्ट में वे कहते हैं कि जीवों के एक समान समूह को जाति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जीवों के एक समान समूह को जाति कहा जाता है, अर्थात ऐसे जीवों का समूह जो आकारी की दृष्टि से बहुत समान होते हैं, एक जाति के सदस्य होते हैं। दोस्तों, यह अवधारणा के कुछ अपवाद हैं। जरा इस अपवाद की बात करें और उसके पश्चात हम जानते हैं कि यह अवधारणा मान्य रही या नहीं रही। अगर आप लोगों ने मेंढक और टेडपोल देखा होगा, मेंढक का टेडपोल लार्वा और वयस्क मेंढक को देखा होगा, तो दोनों आकारी की दृष्टि से समान नहीं होते। दोनों आकारी की दृष्टि से समान नहीं होते, यहां तक कि उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। जब ये आकारी की दृष्टि से समान नहीं है तो इनको एक ही जाति के सदस्य कैसे माना जा सकता है? वहीं पर अगर हम बात करें नेरिस और हेट्रोनेरिस की, एनेलिडा का ये मेंबर नेरिस और हेट्रोनेरिस की, एनेलिडा का यह सामान्य अवस्था तथा प्रजनन अवस्था में अलग अलग दिखाई देता है। सामान्य अवस्था में इसे नेरिस कहा जाता है, लेकिन जब प्रजनन अवस्था आती है तब ऐसी अवस्था में इसे हेट्रोनेरिस कहा जाता है। दोनों में अंतर जो है उनके पैरापोडिया को लेकर होता है, उनके प्रजनन अंग को लेकर होता है। प्रारंभिक समय में वैज्ञानिक इन दोनों को अलग अलग जाति मानते थे, लेकिन बाद में रिसर्च के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि दोनों एक ही जाति के।
भाई दोनों का आकार अलग अलग है, अतः इन्हें एक स्पीशीज कैसे माना जा सकता है। यहां पर उसी प्रकार से आपने तितली और उसका लार्वा कैटरपिलर देखा होगा, दोनों आकारिक की दृष्टि से भिन्न होते हैं। यहां तक कि मनुष्य स्वयं विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग दिखाई देता है। तब ऐसी अवस्था में यह आकारिक की अवधारणा गलत सिद्ध हो गई और इसके बाद दूसरी अवधारणा देखा कि आकारी की दृष्टि से, भाई जो जीव आकारी की दृष्टि से समान होते हैं उनको एक जाति के सदस्य माना जाता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी थे, कुछ परेशानियां थी, तो उस अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई अवधारणा दी गई जिसको जैव वैज्ञानिक अवधारणा कहा जाता है। यह अवधारणा मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिकों का मानना था कि जाति आपस में अंतर संकरण करने वाले जीवों का समूह होता है। जाति आपस में अंतर संकरण करने वाले जीवों का समूह होता है। ऐसे जीवों की आबादी होती है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है तथा प्रजनन के द्वारा नई संतान को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन प्रकृति में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, जैसे कि खच्चर। नर गधा व मादा घोड़ी की जो संतान होती है उसे खच्चर कहा जाता है। उसी प्रकार से हिरनी नर घोड़ा व मादा गधे की संतान, जेब्राइड गधा व जेब्रा की संतान, लाइगर नर शेर व मादा बाघिन की संतान और टिगलाइन नर बाघ व मादा शेरनी की संतान। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बंदी होते हैं जिनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, अतः इन्हें एक जाति के सदस्य किस प्रकार से माने। अतः इस अवधारणा को भी एक सिरे से अलग कर दिया गया और एक नई अवधारणा दी गई जिसको जीनिक अवधारणा कहा गया। यह अवधारणा जीवों के विकासवाद के बाद आई, जिसको मानने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे जीवों का समूह जो आपस में अंतर संकरण करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जीवों का समूह जो आपस में अंतर संकरण करने की क्षमता रखते हैं तथा जिनका अपना एक जीन पूल होता है, एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आकारी की अवधारणा, जैव वैज्ञानिक अवधारणा और जीनिक अवधारणा जाति को स्पष्ट करने के लिए दी गई। इन सारी अवधारणाओं का निचोड़ ये कहता है आधुनिक अवधारणा के रूप में कि आधुनिक अवधारणा देखें तो एक जाति के लिए निम्न बातों का शामिल होना जरूरी है। सबसे पहले ऐसे जीवों का समूह जो आकारी की दृष्टि से समान होता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे जीवों का समूह जिसमें आपस में अंतर संकरण की क्षमता पाई जाती है। तीसरा, ऐसे जीवों का समूह जिनका अपना जीन पूल होता है तथा जिसमें स्वतंत्र रूप से जीन्स का अपव्यूहन पाया जाता है। चौथी बात, इनमें अनुकूलन तथा प्राकृतिक चयन की क्षमता पाई जानी चाहिए। ऐसे जीवों का समूह जिनमें अनुकूलन तथा प्राकृतिक चयन की क्षमता पाई जानी चाहिए। एक और बात को ध्यान रखें कि ऐसे जीवों का समूह जिसमें जैव विकास के द्वारा नई जातियों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, एक जाति के सदस्य माने जाते हैं। इन सारे अवधारणाओं का निचोड़ ये कहता है, उसकी हम एक नई परिभाषा दे सकते हैं कि जाति उन जीवों की जनसंख्या, जाति उन जीवों की जनसंख्या है जो अनुवांशिक रूप से भिन्न, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, प्रजनन रूप से पृथक्कृत, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड तथा आकारी के लक्षणों में समान होते हैं, एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। जो चीज समझने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ना केवल हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि नीट या अन्य कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज अब हम देखने वाले हैं जातियों के प्रकार। जातियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है वो देखें। तो सब जातियों को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है एलोपैट्रिक जातियां। सबसे पहला कौन सा है? एलोपैट्रिक जातियां। वे जातियां जो भौगोलिक पृथक्करण के कारण पैदा होती है, वे जातियां जो भौगोलिक पृथक्करण के कारण पैदा होती है तथा जिनमें संकरण नहीं होता है, एलोपैट्रिक जातियां कहलाती है। जैसे कि गैलोपैगस फिंचेस, या जिनको हम डार्विन फिंच भी कहते हैं। डार्विन ने जिनकी खोज गैलोपैगस द्वीप समूह में की थी, वहां पर लगभग 15 से अधिक प्रकार की
फिंचेस पाई जाती है जो आकारी की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती है। उनमें पाई जाने वाली जो चोंच है वो अलग अलग आकार की होती है। इसके कई कारण हैं, वहां का प्राकृतिक वातावरण, साथ ही वहां पर भोजन और उनका आवास मुख्य वजह है। दूसरे प्रकार के जाति देखें, सिंपैट्रिक जातियां। सिंपैट्रिक जातियों के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया जाता है जो एक ही प्रदेश में अलग अलग पारिस्थितिक कारणों से पैदा होती है। सिंपैट्रिक जातियों के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया जाता है जो एक ही प्रदेश में अलग अलग पारिस्थितिक कारणों से पैदा होती है, जिनमें संकरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि जिनमें संकरण नहीं होता है लेकिन कृत्रिम संकरण हो सकता है, सिंपैट्रिक जातियां कहलाती है। जैसे कि हाउथॉर्न फ्लाई, जिसको हम एग लेइंग लोकेशन के आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। उसी प्रकार से ऑर्का वेन, जनरली ऑर्का वेन दो प्रकार की होती है, रहते एक ही प्रकार के वातावरण में लेकिन उनमें आपस में जन्म नहीं होता है। इसके बाद देखें सिबलिंग जातियां। सिबलिंग जातियों की बात करें तो वे जातियां जो आकार की दृष्टि से समान होती है किंतु जनन की दृष्टि से भिन्न होती है। आकार की दृष्टि से समान होती है किंतु जनन की दृष्टि से भिन्न होती है, सिबलिंग जातियां कहलाती है, अर्थात इनमें जनन नहीं होता है। जैसे कि यूरोपियन मॉस्किटो, जिसका नाम एनोफिलीज मैक्यूलेपेनिस है। उसी प्रकार से अगर देखें पॉलीटाइपिक जातियां, वे जातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक रहती है, लेकिन आपस में संकरण करती है। साथ रहने पर जिनकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है, पॉलीटाइपिक जातियां कहलाती है। जैसे कि टाइगर आपने देखा होगा, टाइगर को अलग अलग उसकी सब स्पीसीज में बांटा जा सकता है, जैसे इंडियन टाइगर, चाइनीज टाइगर, साइबेरियन टाइगर। या पॉलीटाइपिक जातियों को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो ऐसी जातियां जिसकी एक से अधिक वैरायटी या सब स्पीसीज पाई जाती है, पॉलीटाइपिक जातियां कहलाती है। वहीं पे मोनोटाइपिक जातियों से तात्पर्य है कि ऐसी जातियां जिनकी उपजातियां नहीं पाई जाती, सब स्पीसीज नहीं पाई जाती है, मोनोटाइपिक स्पीसीज कहलाती है। एक और शब्द यहां पर दिया हुआ है फाइलोजेनी। एक जाति के विकास क्रम, ये ध्यान रखिएगा कि एक जाति के विकास क्रम को फाइलोजेनी या जाति वृत्ति कहा जाता है। जब एक ही जाति के सदस्य अलग अलग वातावरण या अलग अलग परिवेश में रहते हैं तो उनमें कुछ अंतर आ जाता है, और इन्हीं अंतरयुक्त जीवों को हम उपजाति कहते हैं, सब स्पीसीज कहते हैं। अलग अलग वातावरण या पर्यावरणीय दशाओं में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नता आ जाती है, जिसे उपजाति कहा जाता है। जैसे कि कौवा भारत में पाया जाता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार में पाया जाता है। तो अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग देशों में पाए जाने वाले कौवे में कुछ अंतर आ जाता है। उसके आधार पर इसकी कई स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें कार्बस स्प्लेंडेंस, कार्बस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटस, कार्बस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस, ये प्रमुख है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने जो गोभी खाते हैं वो गोभी का एग्जांपल आप लेके आप समझ सकते हैं कि भाई आप फूल गोभी खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, गाढ़ गोभी खा रहे हैं। ये जो अंतर है ये उनकी सब स्पीसीज को दर्शाता है। अगर हम जाति और उपजाति में अंतर की बात करें तो देखें, जाति जब गणों का विभाजन जाति में होता है, स्पीसीज में होता है, वहीं जाति का विभाजन उपजाति में होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, जातियों के आकार में बहुत अधिक अंतर पाए जाते हैं। दो भिन्न जातियां जो होती है एक दूसरे से, उनमें बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन उपजाति के जो सदस्य होते हैं उनमें बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। तीसरा अंतर देखें कि जाति के अंतर्गत अलग अलग जातियों में प्रजनन नहीं होता है। भाई प्रजनन तो एक ही जाति के सदस्यों में होता है, तो अलग अलग जातियों में प्रजनन नहीं होता है, लेकिन उपजाति के सदस्यों में प्रजनन हो सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण अंतर देखें, जाति को उपजातियों में बांटा जा सकता है, जाति को उपजातियों में बांटा जा सकता है, परंतु उपजाति को और अधिक नहीं बांटा जा सकता। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।